हिंद दोस्तों, मैं जेपी चौधरी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सर्विस टू सेविंग गाइड। सर्विस टू सेविंग गाइड में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूं सीनियरिटी ऑफ प्रोमोटिव वर्सेस डायरेक्ट रिक्रूट। जैसा कि आप जानते हैं कि केंद्र सरकार के अधीन या फिर राज्य सरकार के भी अधीन जितने भी पोस्ट होते हैं, उन पोस्ट को मुख्य रूप से दो तरीके से भरा जाता है, यानी कि फिल किया जाता है। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट यानी कि सीधी भर्ती से, या फिर प्रमोशन पदोन्नति से। क्या आप जानते हैं कि अगर सेम ईयर में एक पर्टिकुलर ग्रेड के लिए डायरेक्ट रिक्रूटमेंट भी होता है और प्रमोशन भी होता है, तो जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से आए कर्मचारी हैं या जिन कर्मचारियों का प्रमोशन हुआ है उस ग्रेड के लिए, तो दोनों के बीच की जो इंटर से सीनियरिटी होती है या फिर रिलेटिव सीनियरिटी होती है, ये कैसे तय होती है। अभी तक जो आप जानते होंगे सीनियरिटी के नियम, उसमें काफ़ी बदलाव हुआ है, क्योंकि 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने एनआर परमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में जो सीनियरिटी के नियम तय किए थे, उसे सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में मेघचंद्र वर्सेस निगम सिरो के केस में रद्द कर दिया है, यानी कि उसे ओवर रूल कर चुका है। और उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट ने सीनियरिटी के 7 यानी कि 7 गोल्डन रूल्स तय किए हैं, उसे जानना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं कि अगर सेम ईयर में डायरेक्ट रिक्रूटमेंट भी होता है और प्रमोशन भी होता है, तो आपकी सीनियरिटी कैसे तय होगी, किस डेट की सीनियरिटी मिलेगी, यानी कि वैकेंसी ईयर की मिलेगी, रिक्रूटमेंट ईयर की मिलेगी, या फिर ईयर ऑफ अपॉइंटमेंट की सीनियरिटी मिलेगी। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मेरा एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सर्विस टू सेविंग गाइड को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो मैं आपको ब्रीफ में बताता हूं कि क्या है। सबसे पहले मैं आपको एनआर परमार के केस के बारे में बताता हूं। आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने एनआर परमार वर्सेस ऑफ इंडिया के केस में 27/11/2012 को जजमेंट दिया था। और उस जजमेंट में ये कहा गया था कि जो कर्मचारी होते हैं उनकी जो सीनियरिटी होगी वो वैकेंसी ईयर की नहीं होगी, और ना तो ईयर ऑफ अपॉइंटमेंट की होगी, बल्कि उन कर्मचारियों की सीनियरिटी होगी रिक्रूटमेंट ईयर की, जो आप यहाँ देख रहे हैं रिक्रूटमेंट ईयर। तो मैं आपके जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ कि वैकेंसी ईयर होता है, यानी कि जिस ईयर की वैकेंसी होती है, और इसके लिए हर एक ऑफिस में वैकेंसी रोस्टर होता है, और उसमें रिक्रूटमेंट रूल के हिसाब से जो कोटा फिक्स होता है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए और प्रमोशन के लिए, तो ईयर वाइज उसको दिखाया जाता है कि कितने सीट पर कर्मचारियों का प्रमोशन होना है और कितने सीट को डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से फिल करना है। तो वो वैकेंसी ईयर होता है जिस ईयर में वैकेंसी अराइज होता है, और रिक्रूटमेंट ईयर होता है जिस ईयर में भर्ती करने के लिए प्रोसेस शुरू किया जाता है, तो उस ईयर को कहते हैं रिक्रूटमेंट ईयर। और अपॉइंटमेंट ईयर तो आप जानते हैं कि जिस ईयर में एक्चुअल ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट होता है और कर्मचारी एक्चुअली ज्वाइन करते हैं, तो उसे कहते हैं अपॉइंटमेंट ईयर। तो एनआर परमार के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चाहे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट हो या फिर प्रमोशन हो, उसके लिए जिस ईयर में प्रोसेस शुरू किया गया है उसी ईयर की सीनियरिटी मिलेगी उनको, यानी कि उसी ईयर की सीनियरिटी होगी। तो अब बात उठा कि जो प्रोसेस कब शुरू होता है, इसके लिए क्या क्राइटेरिया है। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होता है किसी पर्टिकुलर वैकेंसी ईयर के लिए, तो जिस डेट को रिक्विजिशन भेजा जाता है रिक्रूटिंग एजेंसी के पास, यानी कि जो एजेंसी भर्ती करती है उसके पास
रिक्विजिशन भेजा जाता है, यानी कि सिलेक्शन प्रोसेस शुरू करने के लिए भेजा जाता है, लिखा जाता है, तो उस डेट की सीनियरिटी उन कर्मचारियों को मिलेगी जिनका डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होता है, भले उनका अपॉइंटमेंट ईयर आगे हो, उसके बाद के साल का हो, लेकिन सीनियरिटी उसी डेट को मिलेगी जिस डेट को रिक्विजिशन भेजा जाता है। अब बात आती है प्रमोशन का। तो प्रमोशन के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिस डेट को यूपीएससी या फिर जो हर एक डिपार्टमेंट में जो डीपीसी के चेयरमैन होते हैं उनको लिखा जाता है डीपीसी बुलाने के लिए, यानी कि कर्मचारियों के प्रमोशन करने के लिए डीपीसी बुलाने के लिए जिस डेट को प्रपोजल भेजा जाता है, तो उन कर्मचारियों की नियुक्ति यानी कि प्रमोशन आगे कभी भी हो, लेकिन उनको जो सीनियरिटी मिलेगी उसी डेट को मिलेगी, यानी कि प्रपोजल की डेट की। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में, आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं कि मेघचंद्र सिंह एंड अदर्स वर्सेस निगम सिरो एंड अदर्स का केस है, और इसमें एनआर परमार के केस को सुप्रीम कोर्ट ने ओवर रूल कर दिया, और ओवर रूल करने के बाद सीनियरिटी के नए नियम तय किए हैं। अब इसके बाद वैकेंसी ईयर की सीनियरिटी होगी कि रिक्रूटमेंट ईयर की होगी या ईयर ऑफ अपॉइंटमेंट की होगी, इससे मैं आपको आगे एग्जाम्पल के थ्रू बताने जा रहा हूँ। मान लीजिए कि किसी ग्रेड पर कोई ग्रेड है, उस पर दो तरह से अपॉइंटमेंट होता है, यानी कि उन पोस्ट को भरा जाता है। रिक्रूटमेंट रूल के हिसाब से 50% कर्मचारियों का डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होता है उस ग्रेड के लिए, और 50% कर्मचारियों को प्रमोशन मिलता है उस ग्रेड के लिए। तो जो दोनों कर्मचारी अगर सेम ईयर में ज्वाइन करते हैं तो उनकी सीनियरिटी कैसे तय होती है। अब इसके लिए आप एग्जाम्पल देखिए कि 2019 के लिए 10 वैकेंसी था, जिसमें 5 प्रमोशन के लिए और 5 डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए। लेकिन 2019 में जो रिक्रूटमेंट हुआ तो उसमें क्या हुआ, 2 वैकेंसी फिल नहीं हो पाया, यानी कि 5 प्रमोशन हुआ और 3 डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, और 2 डायरेक्ट रिक्रूटमेंट जो है सो वो एक्चुअली नहीं हो पाया। अब यहाँ देखिए आप स्क्रीन पर कि जब, तो उसके बाद 2020 में आप यहाँ देख सकते हैं कि फिर यहाँ पर रिक्रूटमेंट होता है, और 2020 में जो रिक्रूटमेंट हुआ तो 2020 के लिए भी 10 वैकेंसी थी, 5 प्रमोशन के लिए और 5 डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए, और 2 कैरीड फॉरवर्ड वैकेंसी है 2019 की, जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटे का है, जो 2019 में नहीं भर पाया था। तो 2020 में 12 कर्मचारियों का रिक्रूटमेंट होता है, यानी कि प्रमोशन होता है, जिसमें 5 प्रमोशन के लिए था तो 5 प्रमोशन होता है, और 5 2020 की जो वैकेंसी है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए वो होता है। और यहाँ आप देख सकते हैं लास्ट में D6 और D7 ये कैरीड फॉरवर्ड वैकेंसी जो 2 बच गया था डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का 2019 का, वो होता है, यानी कि कुल 12 भर्ती होता है, जिसमें से 5 प्रमोशन से और 7 डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से। तो पहला गोल्डन रूल आप देख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हर वैकेंसी ईयर में जो रिक्रूटमेंट रूल में कोटा रखा गया है उसी कोटा के हिसाब से यानी कि पोस्ट को भरा जाएगा, यानी कि किसी रिक्रूटमेंट ईयर में, यानी कि जिस रिक्रूटमेंट ईयर में जो होता है तो कोटा के हिसाब से ही भरा जाएगा, सबसे पहली वैकेंसी को फिल किया जाएगा। और इसी में फिर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि कोटा के हिसाब से फिल किया जाएगा, लेकिन जो वैकेंसी ईयर होता है उस ईयर में तो जनरली रिक्रूटमेंट नहीं हो पाता है, अगले वर्ष में ही होता है, तो उन कर्मचारियों को वैकेंसी ईयर की सीनियरिटी नहीं मिलेगी। या फिर जो रिक्रूटमेंट ईयर होता है, यानी कि जिस ईयर में प्रोसेस शुरू किया जाता है उस ईयर की भी सीनियरिटी नहीं मिलेगी, बल्कि सीनियरिटी मिलेगी एक्चुअल ईयर ऑफ अपॉइंटमेंट की। अगर रिक्रूटमेंट ईयर यानी कि जिस ईयर में प्रोसेस शुरू किया जाता है और उसी ईयर में सारे कर्मचारी भी ज्वाइन करते हैं तो उनकी सीनियरिटी उसी वर्ष की होगी। और रिक्रूटमेंट ईयर जैसे मान लीजिए 2019 की, अब यहाँ एग्जाम्पल से देखिए कि यहाँ P4 और P5 ये दोनों
सॉरी यहाँ आप देखिए D6 D7। अब D6 और D7 में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो, एक मिनट, यहाँ देखिए D6 और D7 जो आप यहाँ स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये 2019 की वैकेंसी है। दो, जैसे आपने देखा है कि 2019 में फिल नहीं हो पाया था, तो इनको सीनियरिटी तो मिलनी चाहिए थी वैकेंसी ईयर 2019 की, लेकिन वो सीनियरिटी नहीं मिला। इनको जिस ईयर में रिक्रूटमेंट हुआ है उसी ईयर की सीनियरिटी मिलेगी। यानी कि अब एक क्लियर है कि सीनियरिटी जो दी जाएगी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट को और प्रोमोटी को, वो उसी ईयर की सीनियरिटी दी जाएगी जिस ईयर में एक्चुअल अपॉइंटमेंट होता है। यानी कि वैकेंसी ईयर और फिर रिक्रूटमेंट ईयर की सीनियरिटी नहीं दी जाएगी। अब यहाँ देखिए तीसरा केस, यहाँ थर्ड रूल देख रहे हैं कि किसी कर्मचारी की जो अपॉइंटमेंट ईयर होता है वो रिक्रूटमेंट ईयर के बाद होता है। सपोज कीजिए कि 2021 की वैकेंसी थी, 2021 में प्रोसेस शुरू किया गया रिक्रूटमेंट की, लेकिन उन कर्मचारियों की जो नियुक्ति होती है वो एक्चुअली 2022 में होता है। तो उन कर्मचारियों को जो सीनियरिटी मिलेगी वो 2021 की नहीं, बल्कि उनका ज्वाइनिंग या अपॉइंटमेंट कब होता है, 2022 में। तो उनको सीनियरिटी 2022 की दी जाएगी, ना कि 2021 की। अब ये देखिए कि इसके लिए अब आप सोच रहे होंगे कि जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट और प्रमोशंस आते हैं तो उनकी सीनियरिटी कैसे तय होगी। ये बात तो क्लियर हो गया कि सीनियरिटी वैकेंसी ईयर की नहीं होगी, रिक्रूटमेंट ईयर की नहीं होगी। जो कर्मचारी होते हैं उनको उसी ईयर की सीनियरिटी मिलेगी जिस ईयर एक्चुअली अपॉइंट होते हैं, क्योंकि जब वो अपॉइंट ही नहीं हुए थे तो उससे पहले की सीनियरिटी कैसे दी जा सकती है। अब आप देखिए एग्जाम्पल में कि अगर सेम ईयर में आप जैसे 2019 को ही ले लीजिए कि यहाँ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट भी हुआ है और प्रमोशन भी हुआ है, तो अब ये देखिए कि 2019 में, तो अब यहाँ से आप देखिए कि P1 ये प्रमोशन है और D1 डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, और यहाँ से देखते हैं D3 तक, माने 3 प्रमोशन और 3 डायरेक्ट रिक्रूटमेंट को स्लॉट दे दिया गया है। उसके बाद बच जाते हैं 2 प्रमोशन वाले। यानी कि आइडियल होता है जब 5-5 दोनों में भर्ती हो तब पूरा अरेंज किया जा सकता है, लेकिन ये 3 ही डायरेक्ट रिक्रूटमेंट हुआ है 2019 में, 2 सीट फिल नहीं हो पाया, रिक्रूटमेंट नहीं हो पाया। तो अब देखिए प्रमोशन और डायरेक्ट को स्लॉट दे दिया गया है, मतलब 50-50% के कोटे के हिसाब से एक के बाद एक को स्लॉट रखा गया है, क्योंकि ईयर ऑफ अपॉइंटमेंट सेम है दोनों का, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का और प्रमोशन से भी। दोनों प्रमोशन भी सेम ईयर में हुआ है 2019 में, और डायरेक्ट रिक्रूटमेंट भी 2019 में हुआ है। तो दोनों की यहाँ से यहाँ तक सीनियरिटी दे दी गई, और लास्ट में देखिए P4 और P5 एक साथ रखा गया है। उसी तरह आप देखिए यहाँ पर 2020 में जो 12 फिल हुआ है तो उसमें 7 डायरेक्ट रिक्रूटमेंट हुआ है और 5 प्रमोशन हुआ है। तो देखिए जो 5 प्रमोशन हुआ है P1 D1, यानी कि एक प्रमोशन एक डायरेक्ट रिक्रूटमेंट 50% कोटे के हिसाब से इससे D5 तक ये कंप्लीट हो गया। अब लास्ट में D6 और D7 बच जाते हैं। जैसा कि जानते हैं कि 2019 में जो रिक्रूटमेंट में नहीं हो पाया था 2 सीट, उसको भरा गया है, इन दोनों को नीचे रख दिया गया है। तो अब जो देखिए जो सीनियरिटी तय होती है तो उस ईयर में जो अवेलेबल कैंडिडेट है प्रमोशन और डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, उसी के बीच में ये सीनियरिटी फिक्स की जाती है। अगर कोटा 50-50% जैसे इस केस में है तो एक के बाद एक आएगा, और शुरुआत होगी प्रमोशन वाले से। प्रमोशन को पहले रखा जाता है, उसके फिर डायरेक्ट रिक्रूट को दिया जाता है, और ये हर समय होगा जब इस तरह से फिक्सेशन होगी, और 50% कोटा के हिसाब से एक के बाद एक को रखा जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि अवेलेबल डायरेक्ट रिक्रूट क्या होता है। जो अवेलेबल है उसी के बीच में दी जाएगी। अवेलेबल है 2019 में, यहाँ देख रहे हैं कि 5 प्रमोशन से है और 3 डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से है, तो उसी की सीनियरिटी यहाँ पर फिक्स की गई है। और अवेलेबल का मतलब ये होता है कि उस ईयर में जितने कैंडिडेट ज्वाइन करते हैं। तो अब आप यहाँ देख सकते हैं कि 2019 में टोटल 8 कैंडिडेट ने ज्वाइन किया है, 3 डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से और 5 प्रमोशन से, तो उन्हीं के बीच में ये सीनियरिटी तय की जाएगी। अब पिछली ईयर की वैकेंसी भी है और रिक्रूटमेंट बाद में होता है, तो उनके बीच में सीनियरिटी से कोई मतलब, यानी कि जिस ईयर में प्रमोशन और डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के जितने भी कैंडिडेट अवेलेबल है उन्हीं के बीच में ये 50-50 का कोटा लागू होगा। और अब या कहेंगे कि आइडियल सिचुएशन में ही होगा
कि अगर 5-5 दोनों के लिए है तो 5-5 एग्जैक्ट भर्ती हो जाए। हो सकता है किसी में एक कम हो सकता है, भर्ती नहीं भी हो सकता है, जैसा 2019 के केस में देख रहे हैं, जो कि 2020 में हुआ है 2 रिक्रूटमेंट। 2019 में डायरेक्ट में 2 फिल नहीं हो पाया था। तो आइडियल रहता है तो पूरे मैच कर जाएगा। अगर आइडियल नहीं रहता है तब जितने अवेलेबल होते हैं उनकी बीच में सीनियरिटी दी जाती है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि P4 P5 ये तो 2 बच गए हैं। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि देखिए पहले अरेंज करना है, यानी कि स्लॉट दोनों को दे देना है कोटा के हिसाब से। जो रिक्रूटमेंट रूल में कोटा है, मान लीजिए 50-50% की है, तो एक के बाद एक को रखा जाएगा। और लास्ट में चाहे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट वाले बच जाए या प्रमोशन वाले बच जाए, उसको जो इंटर से सीनियरिटी उनकी मेरिट लिस्ट होती है उसी के हिसाब से उसको नीचे में बंच कर दिया जाएगा, यानी कि उसको एक जगह रख दिया जाएगा। और ये स्टॉप हो जाएगा जहाँ तक जितने जितने नंबर हैं दोनों की जहाँ तक ख़त्म हो जाएगी, और वहीं पर सीनियरिटी को मेंटेन करना उस ईयर में ख़त्म हो जाएगा। अब डायरेक्ट रिक्रूटमेंट वाले बच जाएंगे तो वो नीचे में जितने बचे हुए हैं उसको नीचे में रख दिया जाएगा, या प्रमोशन वाला होगा तो उनको भी नीचे में रख दिया जाएगा। यहाँ जैसे P4 P5 बच गया है। 2020 में देखिए कि अरेंज करने के बाद, फिक्स करने के बाद लास्ट में D6 D7 बच गया है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट वाले, तो 2 बच गया, दोनों को लास्ट में बंच करके रख दिया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा कि वो खत्म हो जाएगी जब दोनों को अरेंज करने के बाद इक्वल नंबर कैंडिडेट मैच कर जाता है, और उसके बाद जो भी बच जाएंगे उसको क्या किया जाएगा, बंच करके नीचे में रख दिया जाएगा। अगर प्रोमोटी होगा तो प्रोमोटी को, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगा तो डायरेक्ट रिक्रूट। जैसे 2019 में देख रहे हैं प्रोमोटी बच गए लास्ट में, तो उसको बंच कर दिया गया है। और 2020 में आप यहाँ देख रहे हैं D6 D7 ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट वाले बच गया है अरेंज करने के बाद, सीनियरिटी फिक्स करने के बाद उन दोनों को सीधे सीधे नीचे में रख दिया जाएगा। तो दोस्तों इसके बाद एक और है कि अगर सेम ईयर में 2 पैनल होते हैं, यानी कि 2 डायरेक्ट रिक्रूटमेंट हो जाता है या फिर 2 प्रमोशन का लिस्ट आ जाता है, तो इस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उस ईयर में जो पहले लिस्ट आता है वो सीनियर होंगे, और जो लिस्ट बाद में आता है वो जूनियर होंगे। यानी कि 2 डायरेक्ट रिक्रूटमेंट हो जाता है, जो पहला जो पैनल होगा वो सारे के सारे सीनियर होंगे जितने कैंडिडेट दूसरे पैनल में है। उसी तरह प्रमोशन के भी केस में होगा, जो फर्स्ट DPC से जिनका प्रमोशन हुआ है वो सीनियर होंगे, और बाद वाले DPC से जो भी आए हैं वो जूनियर होगा। तो दोस्तों ये सीनियरिटी के बारे में अब मैं आपको सम अप करता हूँ कि जिस ईयर में अपॉइंटमेंट होता है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट और प्रोमोटी की, उसी ईयर में फिक्स की जाएगी कोटा के हिसाब से। जो रिक्रूटमेंट रूल में कोटा है, सीनियरिटी ना तो वैकेंसी ईयर की होगी ना तो रिक्रूटमेंट ईयर की, बल्कि ईयर ऑफ अपॉइंटमेंट की दी जाएगी। तो दोस्तों मुझे पूरा विश्वास है कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, जानकारी अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करें। यह वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।